गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है और आज से जो 2-4 क्लासेस और होंगे, इसमें हिंदी का जो क्लास लेंगे लैंग्वेज के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो लैंग्वेज जो पेडागोजी है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हिंदी में जिस तरह का पेडागोजी रहता है, इंग्लिश का भी वही रहता है, सिर्फ जो है लैंग्वेज अर्थात भाषा का अंतर है कि वो इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन चीज़ क्या होता है, एक ही रहता है, बस एक को पढ़ने से आपका दोनों कवर हो जाता है। इसीलिए आप जो हिंदी के जो लैंग्वेज का है या बांग्ला के हैं या आप इंग्लिश के हैं, सभी के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से देखना है। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा से जो है आपका पेडागोजी में बहुत ज़्यादा प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसी के ऊपर देखेंगे आज का। तो पहले देखेंगे कि भाषा है क्या। भाषा, हम सभी परिचित हैं भाषा से, भाषा के माध्यम से आप चीज़ को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। यानी जन्म लेते हैं, जन्म के बाद से क्या होता है, भाषा शुरू हो जाता है। लेकिन इसका क्या है, तो भाषा से तात्पर्य है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों या भाव का संप्रेषण, याद रखिए कि वर्ड क्या है, संप्रेषण यदि हिंदी का है, करता है तथा दूसरों के विचार एवं भावों को क्या करता है, समझता है। अर्थात भाषा से क्या करते हैं, यानी किसी भी माध्यम से, यानी वो सांकेतिक हो या बोलकर हो या लिख कर हो, किसी भी माध्यम से जब हम अपने विचार, हम जो सोच रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं या दूसरे को समझाना चाहते हैं, वो दूसरों को संप्रेषित करते हैं या बता पाते हैं जिस माध्यम से, वही क्या है, भाषा है। तो यहाँ पर एक वर्ड है क्या, संप्रेषण। ये आपके जो है क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखें जहाँ संप्रेषण होगा तो वही क्या होगा, सही आंसर होगा। तो भाषा यानी विचार के बताने के तरीका क्या, बहुत ही है तरीका। बहुत सारे लोग, जैसे क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है तो वो किस माध्यम से वो क्या करता है, चिल्लाना शुरू करता है, हाँ, रोना शुरू करता है, यही क्या है उसका भाषा है। बाद में क्या करता है, वो इशारे के माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से बताता है, क्योंकि वो बोलना इस समय नहीं जानता है, यही क्या है उसका भाषा है, सांकेतिक भाषा है। बाद में वो लिख पढ़ना सीखता है तो बोलना सीखता है, लिखना सीखता है। तो लिख करके भी क्या करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं या बोल के अपने विचार व्यक्त करते हैं, विभिन्न माध्यमों से करते हैं, यही क्या है, भाषा है। तो यहाँ पर सिर्फ याद करना, विचार यानी विचार अर्थात आपके मन में जो भाव उठ रहा है, आप जो समझ रहे हैं, जो आपके क्या है थॉट में आ रहा है, और वही आप क्या है दूसरों पे प्रकट करना चाह रहे हैं, वही क्या है आपका विचार है या भाव, उसको क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं दूसरे के ऊपर। अब है भाषा के बारे में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसी को लिए हैं। क्लास चूंकि छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसी सब पॉइंट्स को यहाँ पर लिया गया है। और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बार बार क्या है, पूछा जाता है। विगत जो प्रश्न पत्र है उसको उठा कर देखिएगा, यही सब आपको पॉइंट्स बार बार मिलेंगे, इसीलिए इसी को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तो भाषा क्या है, प्राथमिक रूप से क्या होता है, मौखिक होता है। क्या होता है, प्राथमिक रूप से मौखिक, इसीलिए इसको प्राथमिक रूप से मौखिक बताया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मौखिक भाषा का ही उपयोग करते हैं। जब बोलना सीख जाता है तो क्या करते हैं, बोल करके के एक दूसरे से बात करते हैं। आप संसार में जितने भी देखेंगे सभी क्या है, ज़्यादातर बात ही कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए प्राथमिक रूप से क्या होता है, ये मौखिक होता है। और एनिमल्स वगैरह में भी है, तो वो बहुत तरह से क्या करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। भाव प्रकट करना अर्थात क्या है, जो बताना, एक दूसरे को इंडिकेट करना, तो संकेत देना, तो एनिमल्स वगैरह भी करते हैं, बोल कर के उसका अलग अलग तरह से ध्वनियाँ निकाल के करते हैं या संकेतों के माध्यम से करते हैं। तो क्या होगा, भाषा प्राथमिक रूप से क्या है, मौखिक है। भाषा यादृच्छिक यानी स्वतंत्र है। याद रखिए, भाषा क्या है, स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और क्या करते हैं, महसूस करते हैं और क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। हाँ, थॉट जो हमारा उत्पन्न होता है, यानी सोचते हैं हम, कोई भी चीज़ हो, आप जो क्या करते हैं भाषा के माध्यम से ही, यदि भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो हम कुछ इतना आविष्कार नहीं कर पाते, हम इतना कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि कुछ भी आप परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, कोई भी सम्स करते हैं, या आप जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी कर रहा है यानी सोच रहा है, या कवि है कविता लिख रहा है, तो थॉट, थॉट उसके दिमाग में आएगा कहाँ से, किस चीज़ में, भाषा, कोई ना कोई भाषा का उसको माध्यम चाहिए। यानी सोचने के लिए भाषा बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। महसूस भी करते हैं हम, फील करते हैं भाषा के माध्यम से ही। उसके बाद चिंतन, यानी सोचते हैं या चिंतन करते हैं किसी विषय पे, तो क्या है, भाषा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिए, इसी तरह का क्या आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भाषा अस्थिर है, जिससे हमेशा बदलाव होता रहता है। यानी भाषा क्या है, अस्थिर, स्थिर मतलब क्या है,
जो भाषा स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अर्थात भाषा में बदलाव होता चला जाता है। यानी जब आप देखते हैं जो विभिन्न स्टेज में, यानी बच्चे जब क्या होता है छोटा से बड़ा होता है उसमें भाषा का बदलाव होता चला जाता है, यानी भाषा का परिपक्वता उसमें बढ़ता चला जाता है। यानी जो बच्चे छोटे होते हैं जब वो भाषा सीख रहा होता है, एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द, इस तरह से कई सारे शब्द सीखता है, फिर जाकर वाक्य बनाना सीखता है, फिर वाक्य को क्या करता है सजाना सीखता है। यानी अपने आप ये हो रहा है, कोई उसको नहीं सिखा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है समाज में अनुकरण के माध्यम से वो सीखता चला जाता है। तो पहले एक बार में नहीं सीखता है, तो उसमें बदलाव होता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है भाषा का जब सीखते सीखते बोलते बोलते उसमें जो व्याकरण संबंधी शुद्धियाँ हैं वो भी आने लगती है धीरे धीरे। पहले क्या है जैसे लड़का लड़की सबके लिए क्या है जाता है जाती है वो बोलता रहता है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है समझने लगता है तब उसे परिपक्वता आती है, तब उसे पता चलता है कि किसके लिए किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना है। अतः भाषा क्या स्थिर नहीं है, यानी समय इसके साथ साथ स्टेज के साथ साथ क्या होता है भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए बताया गया भाषा क्या है अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा एक क्या नियमबद्ध व्यवस्था है, क्या है नियमबद्ध क्या है व्यवस्था है। यानी भाषा यानी पहले से ही शुरू हुआ, यानी जब हजारों साल लाखों साल पहले का देखेंगे धीरे धीरे भाषा बना, और भाषा बनने के बाद आज किसी भी भाषा में जाइएगा एक निश्चित क्या व्यवस्था है किसके लिए किस भाषा का प्रयोग करना है किसके लिए नहीं करना है। तो ये जब कब होता है जब भाषा कोई आप सीख लेते हैं, उस भाषा में परिपक्व हो जाते हैं, तब क्या होता है उस व्यवस्था के बारे में आपको पता चलता है। भाषा का सही इस्तेमाल करना किस चीज़ के लिए, जैसे हिंदी में तो बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है, जैसे लड़की है उसके लिए हम रही है बोलते हैं, लड़की जा रही है, लड़की खा रही है, लड़का जा रहा है, हाँ। इस तरह से जो है व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं यानी शुद्धियाँ, इसको क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी नियमबद्ध होता है, यानी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार में इसमें क्या अंतर है। तो अर्जित अर्जित और सीखा हुआ यानी भाषा अर्जित अर्जित के अर्थात है जब बच्चा क्या होता है किसी परिवेश में जन्म लेता है तो वहाँ के भाषा को वो अपने आप सीख लेता है, यानी उसको सिखाने की जरूरत क्या होता है नहीं पड़ता है। यानी भाषा किसी हिंदी भाषी घर में पैदा होगा तो उसको हिंदी सिखाना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये है ऐसा सीखो या इसको ये कहते हैं, वो क्या होगा अपने अनुकरण के माध्यम से स्वाभाविक उसमें क्या इनबिल्ड होता है यानी पहले से ही। और वो सुनते सुनते क्या होगा अनुकरण करते करते वो क्या होता है भाषा अपने आप क्या होता है सीख लेता है। लेकिन सीखा अर्जित हो गया ये उसका गुण, और सीखा हुआ व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार है जब आप क्या करते हैं द्वितीय भाषा सीखते हैं या तृतीय भाषा सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं, कक्षा में, स्कूल में, कहीं भी आपको जब वो सिखाया जाता है तो वो भी क्या होता है इसके अंतर्गत क्या होता है आता है। इसीलिए भाषा क्या है अर्जित भी और सीखा हुआ क्या है आपका वो व्यवहार है। इसके बाद है भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, यानी जिस सांस्कृतिक परिवेश में आप क्या होता है जन्म लेते हैं उसका आपके ऊपर क्या होता है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, आपके भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या है ये सांस्कृतिक अनुभव पर क्या होता है ये आधारित होती है। बच्चे के स्कूल जो है स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, ऐसा क्यों बताया गया। आजकल क्या होता है ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर क्षेत्र में 90% से भी ज़्यादा क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है हमारे खासकर हमारे भारतवर्ष में। लेकिन बताया जाए स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। स्कूल की भाषा और घर की भाषा यानी उसकी मातृभाषा, मातृभाषा या घर में जो भाषा क्षेत्रीय भाषा जो उसको बोला जा रहा हो, और स्कूल की भाषा में तो दोनों एक ही होना चाहिए। क्यों एक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है जो अर्जित किया, यानी बच्चे अब मान लीजिए कक्षा 1 में जाके भर्ती होगा या प्राइमरी में भर्ती होगा पीपी में, तो घर में वो सीखा मान ली हिंदी ही सीखा तो वो अपने आप स्वाभाविक तरीके से सीख गया, उसमें सोचने की शक्ति, बात करने की शक्ति, हर चीज़ का शक्ति क्या है हिंदी में उसका डेवलप हुआ, यानी सोच रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, हर चीज़ उसका क्या हो रहा है हिंदी में हो रहा है। अब बच्चा क्या हुआ 3 साल 4 साल 5 साल में ये पूरा एक समृद्ध उसका हिंदी का उसके पास क्या हुआ भंडार हो गया। हिंदी अर्थात वो जिस क्षेत्र में है या उसके परिवार में जो भाषा बोल रहा है उसका तात्पर्य है, तो वो उसका पूरा एक भंडार हो गया। अब बच्चा क्या आपने उसको एक स्कूल में भर्ती करवा दिया, स्कूल अर्थात हो गया जो इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराया जाता है, बच्चा तो घर में कुछ और सीखा इंग्लिश में जा करके, अब जो वहाँ पे बच्चा का जो टीचर्स हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो एकाएक उसका क्या हुआ जो वातावरण परिवर्तन हो गया, वो तो सोचेगा कहाँ से कहाँ फंस गया मैं, तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यही है जो समरूपता नहीं होता, और इससे क्या होता है कि बच्चे क्या होता है विमुख हो जाते हैं पढ़ाई से। मेन कारण तो यहाँ पे छुपा हुआ है कि बच्चे उससे दूर हटना चाहते हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है टीचर्स क्या बोल रहे हैं, नया एक भाषा उसको सीखने के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको एकदम, यानी घर में बोल रहा था वो बकरी कुत्ता, वहाँ पे जाकर उसको दूसरा ही चीज़ समझने को मिल रहा है, यानी अलग तरह का व्यवहार। इसीलिए बताया गया कि ये है स्कूल की भाषा और घर की भाषा में क्या होना चाहिए समरूपता, यानी एक ही होनी चाहिए, यानी एक ही हो या
एक जैसा ही हो। तो क्या होता है, बहुत सारे भाषा अलग अलग है, परंतु क्या उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं या बोलने का तरीका है, बहुत सारे शब्द हैं, एक ही जैसा होता है, नहीं समरूपता होनी चाहिए। तो बच्चे को क्या होता है, इसमें अपनापन महसूस होता है, उसे लगता है ये मेरा ही भाषा है, मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसके बारे में पहले से जानते हैं, अर्थात उसमें क्या लेता है, वो पढ़ाई में रुचि लेता है। इसीलिए आपका जो है आरटी हो या एनसीएफ हो या बहुत सारे, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बच्चे की शिक्षा किस में होना चाहिए, मातृभाषा में। अर्थात इसका कहने का मतलब है स्कूल और घर की भाषा में क्या होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। स्कूल लैंग्वेज में आप देखते हैं जो टेक्स्ट बुक है या क्लासरूम में जो लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग स्कूल लैंग्वेज कहते हैं, जो बोला जाता है। नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश चाहिए। यानी भाषा समृद्ध परिवेश होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उस भाषा को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही आसानी से क्या होगा, सीख पाएगा। भाषा समृद्ध परिवेश मतलब जैसे बोर्ड है, चार्ट है, होर्डिंग है, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये सारा चीज़ जो रहेगा आपके पास तो आप उस भाषा को बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, उस भाषा को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। आप देखते होंगे कि बहुत जगह आपके क्या होते हैं, दुकान के यहाँ बोर्ड लगा होता है, बाजार में जब निकलते हैं सामने बोर्ड लगा होता है, यानी कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो बच्चे यदि कुछ भाषा सीख रहा है या भाषा को अर्जित कर रहा है तो क्या होगा, सामने लिखा हुआ पढ़ेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, हमेशा उसके सामने नजर आएगा, तो क्या होगा, वो ज़्यादा सीख पाएगा। इसी पे जैसे आपने देखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब अपने पापा के साथ बाजार जाए तो उसने क्या माइलस्टोन से देख के 1 2 3 4 ये सारे चीज़ क्या है जो सीखा था उस समय। तो क्या ये समृद्ध परिवेश होना, तो इसीलिए बताया स्कूल में भी इस तरह का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जब क्या है पीपी क्लासेस होता है, नर्सरी जिसको कहते हैं, नर्सरी के बच्चों का क्लासरूम में देखिएगा ड्राइंग से, फूल से, पिक्चर से, सारा चीज़ दीवार क्या होता है, भरा हुआ रहता है। यानी एक समृद्ध परिवेश उसको दिया जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी खेल खेल के माध्यम से ही देख करके, यानी बोर्ड पर देख करके या कहीं पर हो जो दीवार पे हो, चार्ट हो, कुछ भी हो, उसको देख करके सीखता है, उसको देख करके उसके बारे में सोचता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है, और इस माध्यम से क्या होता है वो भाषा का बहुत ही आसानी से सीख पाता है। इसलिए क्या है, समृद्ध परिवेश होना बहुत जरूरी। और समृद्ध परिवेश का मतलब आप समझ लीजिए बोर्ड, चार्ट, होर्डिंग कुछ भी हो लिखा हुआ है आपके परिवेश में, आप जब निकल रहे हैं घर के दीवार पे हो या कहीं पे हो, लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, फेस्टून वगैरह, यही क्या है उसका समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है। इसके बाद है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। व्यवस्थाओं की क्या है, व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, यानी जितने भी भाषा हो, भाषा से मतलब क्या है, बहुत सारे भाषा है, भारत में तो और भी बहुत ज़्यादा है। यानी प्रत्येक क्या है 10-20 किलोमीटर के अंतर में क्या भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत सारे भाषा, भारत तो बहुत बड़ा क्या है देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, सब राज्य के अलग अलग भाषा, और एक ही राज्य के भीतर बहुत सारे भाषाएं। इसमें बताया गया भाषा में क्या होता है, प्रत्येक भाषा का क्या होता है, व्याकरण। व्याकरण अर्थात क्या हो, यानी आप कहेंगे कि जो बहुत सारे जो भाषा है जो बोला जाता है लेकिन उसका तो लिखा हुआ व्याकरण नहीं है, भले उसका लिखा हुआ व्याकरण ना हो लेकिन क्या है, व्यवस्थित तरीका है, यानी जो सदियों से चला आ रहा है उसमें व्याकरण अपने आप। जैसे क्या है, हम बोलते हैं जो लड़की खा रही है, रही है, यानी यही क्या है, उसका भाषा का व्याकरण है, यानी लड़का जा रहा है, रहा है। तो इस तरह से सभी भाषा में कुछ ना कुछ क्या है, नियम है, वही नियम को ही क्या कहते हैं, उसका व्याकरण कहते हैं। इसलिए बताया गया प्रत्येक भाषा का क्या है, व्याकरण होता है, भले वो लिखा हो या ना हो। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है, लिपि यानी क्या है, ये नहीं होता है। यानी भाषा तो है, ठीक है, उसका व्याकरण ये भी ठीक है, क्या उसका लिपि, लिपि होना जरूरी नहीं है। हाँ, भाषा है, बहुत सारे भाषाओं की लिपि है, लेकिन प्रत्येक का लिपि हो ये क्या है, जरूरी नहीं है। भाषा होना जरूरी है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को संप्रेषित कर सकें, ये जरूरी है, लेकिन लिपि होना जरूरी है ऐसा बात नहीं है। ये आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यानी प्रत्येक भाषा की क्या लिपि होना जरूरी है, तो नहीं, क्या होगा, ये आवश्यक नहीं है प्रत्येक भाषा का लिपि होना। लिपि अर्थात जिसमें हम भाषा को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद है लर्निंग एंड एक्विजिशन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है, जो है अधिगम एवं क्या है, अर्जन है। तो पहले देखिए जो प्रेसी जो है, प्रेसी ने क्या कहा, प्रेसी के अनुसार, यानी जो विभिन्न हम जो देखते हैं, जो आपके लिए जो डिफिनीशंस लाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बात किसने कहा, ये किसके द्वारा बताया गया, इसका क्या मत है, तो ये पूछा जाता है। इसलिए कुछ कुछ डिफिनीशन भी आपको याद रखना चाहिए कि इस बात को किसने कहा। जैसे प्रेसी के अनुसार है, सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। हमारे व्यवहार को क्या मिलता है, नई दिशा यानी डायरेक्शन मिलती है। सीखना यानी क्या है, लर्निंग, यानी अर्जन और लर्निंग दो क्या है, अलग अलग चीज़ है। यानी एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या, दो अलग चीज़ है। यहाँ पर सीखना से तात्पर्य, सीखना मतलब अर्थात हो गया
जो वो अनुभव करते हैं जिसके द्वारा हमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। तो यहाँ पे होता है, यदि हम क्या करें, जो किसी चीज़ को हम यदि रट लें, यानी किसी चीज़ को, यानी हमको क्वेश्चन आंसर दिया, हम उसको रट ले, अब हम बोले हम ये सीख गए थे, नहीं ये नहीं है। तो रटना को सीखना नहीं कहते। रटना हो गया आपका याद करना, हो गया मेमोराइज, आपने उसको कर लिया, अर्थात उससे आपका कोई रचनात्मक विकास नहीं हुआ। आपने रट लिया और उसी चीज़ को क्या हुआ, जा करके वहीं पे कहीं लिखना हो एग्जाम में तो आप वहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम लोग सीखना नहीं कहते हैं, सीखना है। रटने से आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। रटना अर्थात हो गया यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, सेम टू सेम आपको दिमाग में आ गया और वही चीज़ आपने लिख दिया। सीखने से अर्थात है आप कोई भी चीज़ जब सीख कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, आप सोचेंगे उसके ऊपर। इसीलिए क्या है, तो ये बात किसने कहा था, प्रेसी ने कहा था। और इसमें क्या मिलता है, नई दिशा भी मिलता है। आप कुछ सीख लें तो व्यवहार में परिवर्तन होगा और दिशा भी मिलेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब चलती है, जीवन पर्यंत, यानी सीखना कभी बंद नहीं होता है। यानी अधिगम जो है, या सीखना, या जिसको लर्निंग भी कहते हैं या अधिगम भी कहते हैं, यह है जीवन पर्यंत चलती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तो कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो ज्ञान इंद्रिय हैं, हम अपने परिवेश में अपने ज्ञान इंद्रिय को हर समय एक्टिव रखते हैं। एक्टिव रखते हैं मतलब हमारा जो नाक है, कान है, आँख है, इस तरह से हाँ, हम देखते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं और वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चाहे ठंड पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, हवा चल रही हो, हाँ, आवाज़ आ रही हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखना मतलब आप इससे ये रिलेट मत कीजिए कि जो किताब पढ़ रहे हैं वहीं से सीख रहे हैं, ये नहीं है। सीखना मतलब कुछ भी आप जो बाहर जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ नया हर रोज क्या आप में सीख रहे हैं। इसलिए बताइए क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, यानी आप कुछ सीखें, कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको वो आप अपने आप क्या है, स्वतः यह चलता रहता है, हो जाता है। तो हम इससे क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, कब, मृत्यु उपरांत में। यहाँ पर डिफरेंस भी दिया है एक्विजिशन और लर्निंग का। तो इंग्लिश में मैंने बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या है, सेम है, लैंग्वेज ही है। और लैंग्वेज का क्या होगा, जिसके ऊपर पेडागोजी आएगा, सेम इसी तरह का आता है। तो नेक्स्ट है जो अधिगम के जो प्रकार है, इस अधिगम के प्रकार में हम देखेंगे क्या है, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और क्या है, विचारात्मक अधिगम। तो इसमें देखेंगे प्रकार क्या क्या देखेगा, एक क्रियात्मक, शाब्दिक और क्या है, विचारात्मक। यहीं पे तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया कई सारा और भी बहुत सारा है, हाँ, यहाँ पे। तो क्रियात्मक अधिगम किसे कहते हैं, इसको देखते हैं, क्या है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम से यानी बच्चे जब क्या होते हैं, करके सीखते हैं किसी चीज़ को, उसी को कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। शुरू शुरू में बच्चे को कुछ सिखाया नहीं जाता, बच्चे क्या क्या अपने आप करके सीखते हैं। यानी किसी को देख करके, देख रहा है, कुछ कर रहा है, भाषा कोई बोल रहा है तो उसी को क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, उसी अनुसार क्या करता है, पहले तुतलाता है, यानी बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे एक दो शब्द क्या करता है, बोलता है। इसी तरह से क्या करता है, उस भाषा का विकास हो रहा है। यानी इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रियात्मक अधिगम। यानी करने के माध्यम से उसके आसपास जो भी है, घर में, परिवार में, परिवेश में, चाहे स्कूल में, कहीं भी। तो छोटा बच्चा जब क्रियात्मक अधिगम होगा तो घर में ही होगा कि नहीं, करके क्या कर रहा है, भाषा का क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, यानी वो सीख रहा है, अर्जन कर रहा है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम यानी इसका अर्थ हो गया, जब क्या कर रहा है, वो किसी चीज के माध्यम से शब्दों को ग्रहण कर रहा है, यानी चार्ट बोर्ड, यानी इस तरह से समृद्ध जो परिवेश है उसका भाषा का, इसके माध्यम से देख करके, यानी वहाँ पे पढ़ करके, उसके माध्यम से, यानी शब्दों के माध्यम से क्या कर रहा है, भाषा का अधिगम हो रहा है, उसमें अर्जन हो रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं शाब्दिक या वाचिक अधिगम। यानी इसके अंतर्गत ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपको चित्र होता है, चित्र होता है या बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, इसी के अंतर्गत ये आता है। हाँ। इसके बाद है विचारात्मक अधिगम। जब हम इन दोनों अधिगम से जब बाहर निकलते हैं तो इसके बाद हम समाज में आते हैं। समाज में क्या होता है, हम एक दूसरे से वाक्यों के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, तो उसके विचारों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। यानी समाज में जो बोला जाता है, यानी जब किसी से हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो बोलता है उसको समझना, उसके बाद समझ के अपने विचार क्या करना, प्रस्तुत करना, यानी क्या बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, उसको समझने को हम लोग क्या कहते हैं, विचारात्मक अधिगम। इसी को कहते हैं अधिगम के प्रकार में एक आ जाएगा क्रियात्मक अधिगम, यानी करके सीखना जिसको कहते हैं, और एक होता है शाब्दिक या वाचिक अधिगम, इसको कहते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना देते हैं टीचर, या वॉल पे चित्र लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, इसके माध्यम से। या विचारात्मक अधिगम हो गया, जब समाज में हम जाते हैं तो वहाँ पे अपने विचारों को समझ करके उसको प्रकट करते हैं, उसको हो गया विचारात्मक अधिगम। इसके बाद भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में, जो आपको पहले हमने इंग्लिश में दिखाया था, यहाँ पे डिफरेंसेस जो दिखाया था, यहाँ पे एक्विजिशन और लर्निंग का। तो इसमें क्या है, भाषा अर्जन पहले देखेंगे, भाषा अर्जन है क्या। हम्म,
तो ये कि बहुत ही क्या जटिल प्रक्रिया है यदि साधारण तौर पर देखें, लेकिन ये इतना जटिल है फिर भी, यानी कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इसको इतने आसानी से सीख लेते हैं कि कोई इसको कल्पना भी नहीं करता कि कैसे ऐसा हो रहा है। जब आप इसको सोचिएगा तो आप खुद अचंभित रह जाइएगा कैसे ये स्वतः अपने आप हो जा रहा है। एक बच्चा जो कुछ नहीं जानता है किसी परिवेश में, यानी आप उसको कहीं भी रखिए, यानी बंगाल में रखिए, बंगाली परिवेश में तो बांग्ला सीखेगा स्वाभाविक तौर पे, कोई उसको सिखाएगा नहीं। और हिंदी परिवेश में रखिए हिंदी सीखेगा, या इंग्लैंड में रहेगा तो अंग्रेजी अपने आप सीखेगा, कोई उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। जबकि हम यहाँ पे स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर के उसको जीवन पर्यंत इंग्लिश सिखाते हैं, बहुत सारे लोग तो सीख ही नहीं पाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है उसमें, उतना समृद्धि हासिल नहीं कर पाते। आप जैसे कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसमें उतना समृद्ध नहीं हो पाते जितना आप क्या करते हैं अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा में समृद्ध हो जाते हैं, यानी स्वतः, यानी आपको कोई सिखा नहीं रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा का अर्जन। यानी भाषा का अर्जन अर्थात बच्चा जिस परिवेश में पैदा हुआ पहले उसमें क्या करता है, बड़बड़ाता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, एक दो शब्द क्या करता है बच्चा बोलता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने बड़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण करते करते क्या होता है उसमें शब्द से क्या होता है वाक्य रचना शुरू अपने आप हो जाता है, कोई उसको बताता नहीं है। फिर भी वो पूरा भाषा को, यानी बचपन में क्या होता है 2000 इस तरह से 2000 4000 इस तरह से वर्ड उसमें डेवलप होते होते बहुत सारा, यानी पूरा भाषा सीख लेता है बिना बताए बिना सिखाए उसमें। यानी आपने देखा होगा, आपको भी किसी ने भाषा नहीं सिखाया होगा, घर का भाषा, आपके जो छोटे भाई बहन उसको भी नहीं सिखाया, लेकिन वो क्या बोलना सीख गया, स्वतः ही सीख गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा का क्या है, ये अर्जन है, क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस है, यानी अपने आप होता है, प्रकृति के माध्यम से ही होता है। यानी इस पे क्या है, प्रेशर डालना हम किसी को नहीं पड़ता, यानी जिस परिवेश में है उसका वो अपने आप सीख जाता है। ये क्या होता है, अनुकरण के माध्यम से होता है। जब बच्चा क्या करता है, सीखना शुरू करता है तो वो अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को, दादा दादी को क्या करता है, सुनता है। सुन करके जिस तरह से क्या करता है वो लोग शब्दों को उच्चारण करते हैं, बच्चा भी उसी का क्या करता है, अनुकरण करता है और शब्द का उच्चारण करता है, और धीरे धीरे इसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। इसके बाद वो समाज में जाता है, समाज में भी क्या करता है, बड़ा होकर अनुकरण के माध्यम से ही वो सीखता है कि समाज में किस तरह का परिवेश है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए। इसके माध्यम से भाषा का वो अधिगम करता है। इसके बाद परिवार, सबसे महत्वपूर्ण तो परिवार ही, क्योंकि बच्चे परिवार में पैदा होते हैं और परिवार में क्या होता है, पहले बड़ा होता है 2 साल 4 साल तक तो पहले फैमिली में ही रहता है, बाहर ही निकलता है। तो क्या होता है, परिवार का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और भाषा में जिस परिवार का भाषा परिवेश जितना समृद्ध होगा वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। आप देखेंगे जैसा यदि एकल परिवार है, यानी वहाँ पे यदि मम्मी पापा दोनों काम काज या ठीक से बात नहीं करते हैं तो उसमें बच्चों में भाषा के विकास नहीं हो पाता है। और बच्चे क्या करते हैं, बोलना बहुत देरी से सीखते हैं या नहीं बोल पाते हैं। और कब सीखते हैं, जब बाहर के परिवेश में वो क्या घुलते हैं, मिलते हैं, तब जाकर उसमें भाषा का विकास हो पाता है। इसलिए परिवार क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस परिवार में देखिएगा ज़्यादा सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो बच्चे से हमेशा क्या करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते रहते हैं। बच्चे का कुछ ना कुछ बच्चों से बात उसका चलता रहता है। तो बच्चे इस सिचुएशन में ज़्यादा जल्दी क्या करता है, भाषा का अधिगम करता है, भाषा का अर्जित करता है। ये क्या है, सहज और स्वाभाविक है। ये भी क्या है, बहुत ही जरूरी है, पॉइंट है। सहज भाषा क्या है, सहज, यानी जो भाषा का अर्जन है ये क्या है, सहज तरीका है, बहुत ही सहज और स्वाभाविक तरीके से क्या करता है, ये सीख लेता है। हालांकि ये प्रोसेस क्या है, जटिल है, लेकिन जटिल होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है जो भाषा अर्जन में। इसके बाद कई अनौपचारिक है प्रक्रिया। अनौपचारिक क्यों है, क्योंकि ये घर में सीख रहे हैं, इसके लिए आपको कोई व्याकरण नहीं सिखाया जाता, इसके लिए आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या घर में ही धीरे धीरे स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं, बच्चे बोलना सीख लेते हैं। इसीलिए अनौपचारिक तरीके से क्या करते हैं, बच्चे भाषा अर्जन करते हैं। ये क्या था, भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन। इसके बाद जो है दूसरा जो है वो क्या, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा का अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या है, अधिगम अर्थात लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, जब हम भाषा को सीखते हैं, यानी अर्जन करना, यानी घर में जो आपने मातृभाषा या आपके क्षेत्रीय भाषा को सीख लिया वही अर्जन था। अब जब भाषा आपको सिखाया जा रहा है, जब स्कूल में जाते हैं तो आपको द्वितीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी जो भी हो, आप भाषा आपके मातृभाषा के अलावा वो हो जाएगा आपका द्वितीय भाषा जो आपको सिखाया जाता है। परेशानी क्या होता है, इसी में उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर जो समृद्ध भाषा तैयार कर आपके दिमाग में पूरा बैठ गया एक तरह का भाषा, अब दूसरे भाषा में आपको क्या है कन्वर्ट किया जा रहा है। तब यहीं पे क्या होता है, परेशानी उत्पन्न होती है। इसीलिए क्या है, जो सिखाया जाता है, ये क्या होता है, आपका द्वितीय भाषा कुछ भी हो सकता है आपका।
इसके बाद इसमें क्या होता है, द्वितीय भाषा सिखाते हैं तो इसमें नियम और व्याकरण आना शुरू हो जाता है। द्वितीय भाषा जब हम सिखाते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, मान लीजिए आप हिंदी परिवेश से आपको इंग्लिश मीडियम में भर्ती करा दिया तो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आप अंग्रेजी नहीं सिखाया जाता है। सीधे आपको पहले क्या होता है, जो ABCD ये सिखाया जाएगा कि इसको ए है, ए के बाद बी होगा, उसके बाद जाकर ये हो गया, उसके बाद वर्ड सिखाया जाएगा, वर्ड के बाद जाकर उसमें बहुत सारा ग्रामर सिखाया जाएगा। तो इसके बाद जाके धीरे धीरे करके भाषा, और ये कई वर्ष लग जाते हैं आपको ये सीखने में। यहीं पे क्या होता है समस्या उत्पन्न, इसमें नियम के माध्यम से और व्याकरण यानी ग्रामर के माध्यम से आपको द्वितीय भाषा सिखाया जाता है। तो नियम और व्याकरण आ गया, लेकिन जब आप भाषा का अर्जन कर रहे थे आपके मातृभाषा का, तो वहाँ पे कोई नियम नहीं था, कोई व्याकरण नहीं था, आप सहज तरीका से आराम से सीख गए और बहुत ही आसानी से 2-3 साल में, यानी छोटा से, जबकि आप भाषा का ज्ञान ले लिए हैं, आप भाषा एक भाषा को पूरा जानते, तब द्वितीय भाषा अर्जन कर रहे हैं और आपको इतनी कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, फिर भी इसमें क्या होता है, निपुणता हासिल बहुत सारे लोग क्या होते हैं नहीं कर पाते हैं। इसके बाद कहाँ सिखाया जाता है ये भाषा अधिगम, कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। कहाँ पे, विद्यालय में, क्योंकि द्वितीय भाषा आपको ज़्यादातर क्या होता है विद्यालय में, जब आप जाते हैं विद्यालय में वहीं पे शुरू होता है दूसरा लैंग्वेज सिखाना, आपकी मातृभाषा के अलावा दूसरा लैंग्वेज। उसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, यानी एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रयास है, और ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल है। प्रयास, एफर्ट, एफर्ट अर्थात जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे, या जो बांग्ला भाषी हैं वहाँ पे जब इंग्लिश सिखाया जाता है तो आप देखेंगे उसको कितना प्रॉब्लम होता है, और क्या करते हैं, नहीं सीख पाते हैं फिर भी। इसीलिए बहुत प्रयास लगाना पड़ता है सीखने में, क्योंकि इसमें जो समृद्ध है, भाषा समृद्ध परिवेश उसको उत्पन्न नहीं हो पाता, यानी भाषा समृद्ध परिवेश अर्थात हिंदी और जो बांग्ला है हम लोग आसानी से क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि हम जब घर में है वही भाषा बोला जा रहा है, मम्मी पापा दादा दादी से आराम से, तो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। बाहर जा रहे हैं खेल के मैदान, दोस्त लोग भी हिंदी बांग्ला जो भी है, नेपाली जो भी है वो लोग बोल रहा है, तो ये आराम से हम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि भाषा समृद्ध परिवेश हमको ये सहज तौर पे हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन वहीं पर अंग्रेजी हम देखते हैं तो नहीं सीख पाने का कारण ये यही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, समृद्ध परिवेश नहीं है। हमको कहाँ मिल रहा है, सिर्फ जब जा रहे हैं स्कूल में तो क्या है, क्लास में टीचर हैं, वो भी क्या कर कुछ समय के लिए बोलते हैं, ज़्यादातर तो घंटों तो बोलते नहीं रहते, बस कुछ समय के लिए जब पढ़ाते हैं तो भी किताबी भाषा बोलते हैं, लेकिन जो रोज़ के बोलचाल के भाषा है बहुत ही कम बात होता है। उसके बाद जो दोस्त लोग हैं हमारे क्लास में 2, 3, 4 का जो भी होगा वो भी अंग्रेजी नहीं जानता है, खेल के मैदान में भी नहीं जानता है, घर आते हैं घर में भी लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा समृद्ध जो भाषा का परिवेश है अंग्रेजी का वो नहीं बन पाता, जिसलिए हम द्वितीय भाषा क्या करते हैं, सही से नहीं सीख पाते हैं। और इसमें हमें क्या होते हैं, बहुत प्रयास लगाना पड़े। ये क्या औपचारिक प्रक्रिया है, औपचारिक इसलिए है क्योंकि इसको नियम और व्याकरण के माध्यम से सिखाया जाता है। इसको सिखाने का क्या होता है, नियम होता है, तरीका होता है, यानी क्लास में जब आप देखेंगे जो द्वितीय भाषा जब आपको पढ़ाया जाता है तो नियम यानी व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, नियम बताते हैं कि ऐसा है, इसके बाद ये होगा, इसका अनुवाद ऐसे करना है। इस तरह से क्या होता है, ये क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है। तो आपने देखा कि ये क्या है, हाँ, हिंदी में था, तो वहीं पे लर्निंग और एक्विजिशन जो इंग्लिश में है सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सिमिलर टू स्टडिंग यानी सेम है, या लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, सीखना अर्थात क्या आपका द्वितीय भाषा है, एक्विजिशन आपका क्या है, मातृभाषा है, एक्विजिशन यानी भाषा क्या है, अर्जन है, सिमिलर टू फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज इसलिए बोला गया क्योंकि क्या है, मातृभाषा आपका फर्स्ट अर्थात मातृभाषा कहेंगे या क्षेत्रीय भाषा, जो भी आपके घर में बोला जा रहा हो, जो भाषा आप पहले सीखते हैं उसी को कहते हैं। एक्विजिशन ऑफ क्या है, चिल्ड्रेन है, इसका मोस्ट अदर सब्जेक्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट आपको मिलता है जिसमें से एक्सप्लिक्ट है, फॉर्मल नॉलेज यानी फॉर्मल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफॉर्मल है ये आपका। इसके अलावा कॉन्शस लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज है, फॉर्मल टीचिंग हेल्प है, ये हमें आप चाहिए यहाँ पे, बिना हेल्प के माध्यम से आप द्वितीय भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, समृद्धशाली भाषा परिवेश नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर टीचर का हेल्प चाहिए। टीचर अर्थात जो आपको सिखा रहा है वही आपका टीचर है। इसके बाद क्या है, उनका सब फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, यहाँ पे टीचिंग का कोई हेल्प ही नहीं चाहिए। आप जो घर का भाषा सीखें तो कोई टीचर आपको बताया कि हिंदी ऐसे बोला जाता है, ऐसे सीखो, नहीं सीखा, आपने अपने आप सीख गया, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। बाद में हो सकता है कि इसको व्याकरण ऐसा होता है, बहुत सारा नियम है, वो बाद में आपने सीखा होगा, लेकिन जो शुरू शुरू में भाषा जब हम बोलना सीखते हैं यानी संप्रेषण करना, विचार को जो प्रेषित करते हैं सामने में, इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं थी, आप धीरे धीरे ऐसे ही सीखे। टीचर आपका कौन था, परिवार के लोग ही टीचर होंगे, वही से, क्योंकि उसी को अनुकरण करके हम सीख रहे हैं, सिखाया नहीं, हमने अनुकरण करके सीखा। तो दोनों क्या है, सेम है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही क्या है, एक ही जैसा है। नेक्स्ट है जो भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार है, यानी जो चौमस्की है उसने क्या कहा, इसमें देख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको चौमस्की बार बार एग्जाम में लैंग्वेज का आता है तो चौमस्की से बार बार पूछा जाता है, लेकिन प्याजे का भी हम लोग देखेंगे, वाइगोस्की का देखेंगे, इसके तो प्रेसी का हमने आपको बताया था।
प्रेसी ने क्या कहा था भाषा के बारे में, वहीं पे है जो चॉम्स्की के अनुसार क्या है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ क्या है, चलती रहती है। अर्थात ये लाइन आप याद रखिएगा, भाषा जो वैज्ञानिक खोज है ये भी क्या है, साथ साथ चल रही है। ये बात किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था। और बच्चों में भाषिक क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी भाषिक क्षमता क्या है, जन्मजात। जन्म जन्म के बाद ही क्या करता है बच्चा, जैसे उसका रोना वही उसका प्रथम भाषा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे की प्रथम भाषा क्या है, वो क्या बोलना सीखता है, माँ पापा ये, या उसका रोना चिल्लाना। तो पहला भाषा क्या है, बर्थ कराई, वही उसकी पहली क्या है भाषा है। तो बर्थ कराई जन्म लेता है बच्चा, चिल्लाना शुरू यानी रोना शुरू करता है, तो वही क्या होता है उसका पहला भाषा होता है। तो यानी क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है यानी सभी में। ये किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है प्याजे के अनुसार क्या है, प्याजे ने क्या था, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया, ये याद रखिए क्या करता है, परिवेश के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति क्या भाषा भी जब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा परिवेश में आप इंटरेक्शन करेंगे, परिवेश में इंटरेक्शन करने से अर्थात घुलेंगे मिलेंगे बात करेंगे उसके साथ रहेंगे, इसी को हम लोग अंतःक्रिया कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसके माध्यम से आपका भाषा भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा, विकसित हो, उतना ही डेवलप होगा। आप देखेंगे कि जो बच्चे क्या है ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिल रहे हैं, ज़्यादा जाकर मैदान में खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं शुरू से ही बहुत पहले से, उसमें जो भाषा का विकास है बहुत ही क्या है, समृद्ध, यानी ज़्यादा भाषा है, ज़्यादा शब्दों को उसके पास क्या है, नॉलेज है। वहीं पे जब देखेंगे जो बच्चा परिवार में अकेले में क्या रहता है, यानी शुरू से बचपन से बात कर रहे हैं, यानी 4 साल 5 साल तक का हो गया अकेले है, तो क्या होगा, उसमें भाषा का विकास उतना नहीं हो पाया, उतना अच्छी तरह से भाषा को संप्रेषित नहीं कर पाता, क्योंकि वो उतना लोगों से नहीं मिल रहा, उतना भाषा उसके सामने नहीं आ रही जिसका वो अनुकरण कर सके, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से ही सहज प्रक्रिया से भाषा सीखा जाता है। तो इससे किसने कहा था, प्याजे ने कहा था। तो बच्चा आत्म सातीकरण समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता चला जाता है। तो ये किसने कहा था, प्याजे ने। इसके बाद वाइगोस्की ने क्या कहा था, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ यानी समाज के साथ संपर्क का ही क्या परिमाण है। यानी वाइगोस्की ने समाज के ऊपर यानी सोशल जो दिया था डेवलपमेंट का, इसीलिए समाज याद रखिएगा। तो वाइगोस्की क्या कहा था, समाज के साथ संपर्क का ही क्या है परिमाण है, अर्थात समाज के साथ बच्चा जितना ही क्या घुलेगा मिलेगा समाज में जाएगा, उसमें क्या होगा, भाषा का विकास क्या होगा, उतना ही समृद्ध होगा, उतना उसमें शब्द का भंडार बढ़ेगा और भाषा का अच्छी तरह से संप्रेषित कर पाएगा। बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, किसने कहा था, ये वाइगोस्की ने। और इसके क्या था, आत्म केंद्रित और क्या है, एक सामाजिक। आत्म केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। आत्म केंद्रित भाषा क्या है, आत्म केंद्रित भाषा में बच्चा क्या करता है, अपने से बात करता है, अर्थात अपने मन के भीतर कुछ सोचता है, अपने में देखिएगा कुछ बच्चा अपने से बात कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित, जो सोच रहा है और अपने से बात कर रहा है। वहीं पर सामाजिक भाषा में क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे, समाज में जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, समाज के भावों को समझेंगे, लोगों से अपने विचार प्रकट करेंगे, उसके बात को समझेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक भाषा कहते हैं। तो ये क्या था इंपॉर्टेंट, आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो भाषा के ऊपर बात बताया, ये आपके एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे क्या है, सामाजिक परिवेश है, भाषा अर्जन की इच्छा है, दैनिक जीवन के अनुभव है, शारीरिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, ये आपका हिंदी में। और यही चीज़ क्या है इंग्लिश में भी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं आपके भाषा सीखने पे, इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, लर्निंग फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, टीचर्स पर्सनैलिटी है, फिजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल है और मेंटल फैक्टर्स है, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स हैं। तो टीचर्स पर्सनैलिटी भी आपके भाषा पे क्या करता है, असर डालता है। बच्चे क्या करते हैं, हमने पहले बताया, बच्चे अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। अब जाएंगे जो टीचर आपके जैसे होंगे क्लास में, क्योंकि क्या करे बच्चा जब स्कूल चलाता है, सुबह 7-8 बजे जाता है और शाम के 3-4 बजे तक स्कूल में, तो बहुत लंबा समय एक जो क्या करता है शिक्षक के समक्ष ही रहता है। तो उसके जो पर्सनालिटी जिस तरह से होगा, यानी शिक्षक जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो जिस तरह का समृद्ध शिक्षक है भाषा के क्षेत्र में, बच्चे भी उसी का अनुकरण करके सीखेंगे, इसलिए बहुत ही इफेक्ट डालता है। यानी टीचर का व्यवहार जैसा होगा, बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे। टीचर जिस तरह का बात संप्रेषित कर रहा है, बच्चा भी वही सीखेगा, वही आके घर पे बोलेगा। तो बहुत ज़्यादा समय चूंकि बच्चा क्या करता है स्कूल में गुजारता है, इसलिए टीचर का पर्सनालिटी क्या होता है, बहुत ही जरूरी है कि टीचर भी क्या हो, भाषा समृद्ध होना चाहिए, भाषा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, भाषा जो बोल रहा है उसमें व्याकरण की शुद्धता, यानी पहले शिक्षक के भाषा का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। बच्चे क्या करें, उसका अनुकरण के अपने आप क्या कर सहज तरीका से भाषा क्या होगा, सीख जाएगा। यहीं पर देखते हैं सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश जो क्या है बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि आप जिस समाज में आप रहेंगे उसी का भाषा क्या करेंगे आप सीखते हैं। आपका समाज में यदि क्या है समृद्धशाली भाषा परिवेश है समाज, तो आपका भी भाषा वैसा ही होगा। आप देखेंगे जैसा जैसा समाज रहता है वहाँ पर जिस तरह का भाषा बोला जाता है बच्चे भी उसी तरह का भाषा का अनुकरण करके बोलते हैं। यानी जो भाषा समृद्धशाली परिवेश होगा, यानी बोर्ड होर्डिंग वगैरह ये लगा हुआ है, आप जा रहे हैं तो बच्चे उसको देखेंगे अच्छी तरह से और उसको सीखेंगे। तो आप कैसा भी हो, कितना भी हो, आपका नॉलेज कितना भी हो, लेकिन समाज का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में जैसे लोग बात करते हैं आपका भी वैसे ही। आप इसी तरह देखेंगे जो दिल्ली से लोग आते हैं उसके भाषा का टोन क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। यूपी बिहार के लोग का टोन अलग होता है, वहीं पंजाब और हरियाणा के देखेंगे उसके बात करने का टोन ही अलग है। इसका ये कारण क्या है, ये क्या उसका सामाजिक परिवेश, जिस समाज में है उसका टोन भी उसी तरह का आ गया है और उसी तरह के भाषा को क्या करता है प्रयोग करता है। हिंदी का भी विभिन्न रूप आपको देखने को मिलता है और इसका मेन कारण क्या है, समाज, सामाजिक क्या है परिवेश। वहीं भाषा अर्जन की इच्छा, तो और भी क्या है भाषा अधिगम में भाषा अर्जन की इच्छा, इच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी आपके भीतर यदि इच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी भाषा क्या होगा नहीं सीख पाएंगे। यानी द्वितीय भाषा जो आपको सिखाया जाता है, चाहे प्रथम भाषा है जो आप घर में भी सीखते हैं, तो उसमें समृद्ध होना, एक सीख लेना ने बोलचाल में थोड़ा सा हम बात कर लिए, लेकिन सीख करके उस भाषा का नॉलेज बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, भाषा में क्या है परिपक्वता हासिल करना, ये कब होगा, जब आप में क्या होगा भाषा सीखने की इच्छा नहीं होगी। यदि आप में भाषा सीखने की इच्छा नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लिया जाए आप क्या होगा भाषा को नहीं सीख पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग को देखेंगे यहाँ पे, जैसे किसी भी दूसरे क्षेत्र से जब आते हैं एक क्षेत्र में 10 साल 20 साल भी रह जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का भाषा क्या करते हैं नहीं सीख पाते हैं। तो ये क्या है उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं है उससे सीखने का। यदि उसमें इच्छा होती तो स्वाभाविक तरीके से क्या होगा उस भाषा को भी सीख ले, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाषा समृद्ध उसको तो परिवेश मिल ही रहा है, क्योंकि कहीं भी जा रहा है तो क्या है वहाँ का क्षेत्रीय भाषा उसको मिल रहा है। दैनिक जीवन के अनुभव भी क्या है बहुत जरूरी है। इसे शारीरिक कारक भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शारीरिक कारक यदि आप स्वस्थ रहेंगे हाँ तो आपको सीखने की इच्छा होगी, आप उससे अच्छी तरह समझ पाएंगे। यदि आपके क्या है जो ज्ञानेंद्रिय हैं सभी स्वस्थ हैं, यानी शरीर आपका अच्छा है हटा कटा है, तो आप क्या करें भाषा का अर्जन बहुत ही आसानी तरीका से कर रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादातर बीमार रहते हैं तो क्या चिड़चिड़ा हो जाएंगे और क्या होंगे दूर रहेंगे। सीखना तो दूर की बात, आप आराम करना चाहेंगे, समाज से दूर रहेंगे, नहीं जाएंगे समाज में, उतना घुलेंगे मिलेंगे नहीं, यानी चिड़चिड़ापन के कारण या आपके शारीरिक अस्वस्थता के कारण। इसलिए शारीरिक स्वस्थता भी क्या है बहुत ही जरूरी है किसके भाषा अर्जन के क्षेत्र में। उसके बाद भी क्या है मनोवैज्ञानिक कारक भी आता है। तो कई सारा क्या है आपका मनोवैज्ञानिक कारक, अर्थात ये है यदि आपका क्या है जैसे हेरिडिटी आ गया, आपका दिमाग जितना, यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो ज़्यादा भाषा का अर्जन करते हैं, या जो बुद्धिमान नहीं है वो भाषा का अर्जन में क्या थोड़ा पीछे रह जाते हैं। या हेरिडिटी भी इसके ऊपर असर डालता है, क्योंकि इसमें क्या है सारी जो संरचनाएं होती है ये सब किसका हेरिडिटी और वातावरण का असर पड़ता है, इसलिए उसका तो इसके ऊपर क्या है प्रभाव है ही। यहीं पे क्या इंटेलेक्चुअल फैक्टर, इन्वायरमेंटल, फिजिकल फैक्टर, इमोशनल, मीडिया इन्फ्लुएंसेस, ये सारे चीज़ हैं। तो ये सब क्या है प्रभावित करने वाले क्या हैं कारक हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्या है सेम ही एक ही जैसा है। इसके बाद है जो हिंदी भारत की क्या है एक राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। बहुत लोगों को ये भ्रांति होता है कि हिंदी क्या है भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हाँ अधिक से अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोला जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और भी चूंकि आजकल तो लोग सारे क्या करते हैं हिंदी मूवी वगैरह देखते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को हिंदी आता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं हिंदी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी भी इसको क्या है राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं है। क्या है आपको एक क्वेश्चन आ जाता है ये क्या होता है हमारी राजभाषा यानी कामकाज की भाषा इस तरह से है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, आपको याद रखना है कितने भाषाएं 22 भाषाएं, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने 22 भाषाएं शामिल है। इसमें से आप देखिएगा क्या है असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा यानी पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सारे भाषाएं क्या हैं शामिल हैं भारत के भाषाओं में। वहीं पे शास्त्रीय भाषा में देखिएगा तो आपके शास्त्रीय भाषा तमिल, संस्कृत, कन्नड़ है और तेलुगु और मलयालम है। ये क्या आपके शास्त्रीय भाषा थे। ये क्या है सीटेट में तो बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से पूछा जाता है कौन सा भारत के जो 22 भाषाएं में शामिल है या नहीं है, 3-4 भाषा का नाम दे देगा आपको, तो आपको सारी भाषाओं का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या सही से उत्तर दे पाएंगे। शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर भी क्या है ये पूछा जाता है। ये था भाषा के बारे में जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो 22 भाषाएं हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। तो देखा ये क्वेश्चन, ये आपने जो देखा आज का जो क्लासेस देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा से आपके जो
एग्जाम है, इसमें इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न क्या पूछा जाता है। और हिंदी और जो बांग्ला है या आप कहेंगे जो इंग्लिश है, सभी का एक ही है, क्योंकि लैंग्वेज ही है, तो इसीलिए क्या पेडागोजी सभी का क्या होगा, समान ही होगा। बस आपका जो है हिंदी में पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही आप क्या हमसे जुड़े रहिए, 3-4 क्लासेस इसमें और इसके ऊपर पेडागोजी के ऊपर जो होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हिंदी का 15 नंबर और इंग्लिश का 15 नंबर, 30 नंबर बहुत ही है ये 3-4 क्लास करने से ही। धन्यवाद।